नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है स्टडी मेरा और मैं हूँ डॉक्टर तनुजा। आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आप भी इस एग्ज़ाम को लिखने वाले हैं बहुत जल्दी, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे इस तरह का सिलेबस पूछा जाता है बायोलॉजी में, तो आप भी हमारी वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए ये जितने भी वीडियोस बन रहे हैं वो हम काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चंस निकाल के, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के ये सब चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए, आज का जो वीडियो है जो होने वाला है फैसियोला हिपेटिका पे, जिसको लीवर फ्लूक भी बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये लीवर फ्लूक कैसा दिखाई देता है। तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो लीवर फ्लूक है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। थोड़ा सा आपको जो इसका कलर दिख रहा है, जैसे इस टाइम पे ब्राउन है तो ये थोड़ा पिंकिश कलर का भी दिखाई देता है। तो इस तरह से ये लीफ लाइक होता है, फ्लैट होता है, एकदम फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है इसका। इसीलिए हम इसको फ्लैट वॉर्म्स में यानी कि ट्रिमेटोडा में रखा रखा गया है, क्लास में रखा गया है। जो क्लासेस के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, और अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें और उसके बाद उस कंटेंट को हमारे इस वीडियो के कंटेंट से जो है कोरिलेट करें, तब आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं फैसियोला हिपैटिका की, जिसको हम शीप लिवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो ये प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर है। क्लास इसकी ट्रिमेटोडा है। ट्रिमेटोडा में आपने देखा होगा जो जितने भी ट्रिमेटोड्स हैं वो जितने भी हैं वो कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। ठीक है। ऑर्डर इसका डाइजीनिया है, फैमिली फैसियोलॉइडी है, एंड जीनस हम बात कर रहे हैं आज फैसियोला का, एंड जो स्पीसीज है पर्टिकुलर वो है हिपेटिका। तो जनरली जो फैसियोला हिपेटिका है ये स्पीसीज जो है वो जो काफ़ी ज़्यादा स्टडी की गई है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे फैसियोला गिगेंटिका है एक स्पीसीज, जिसको इंडिका भी कहा जाता है, वो ज़्यादा हमारे इंडिया में पाई जाती है। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक देखें, अगर हम इस लीवर फ्लूक की बात करें तो ये जो एक डिजीज है जिसको हम बोलते हैं फैसियोलियासिस। तो फैसियोलियासिस जो डिजीज है जिसको हम लीवर रॉट डिजीज भी बोलते हैं, वो ये लीवर फ्लूक कॉज करता है। तो बेसिकली तो ये शीप में पाया जाता है, शीप में ये डिजीज कॉज करता है, लेकिन ये कभी कभी मैन में भी पाया जाता है। एनिमल वर्टिब्रेट्स काफ़ी सारे हैं, जैसे कि डॉग है, काऊ है, तो काफ़ी सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं उसके अंदर ये पाया जाता है और डिजीज कॉज करता है। वहाँ पे जो है फेसियोलियसिस कॉज करता है, जिसमें क्या होता है कि जो लीवर है होस्ट का, वो जो है पूरी तरह से डैमेज कर देता है उसको, वहाँ पे उसकी बाइल डक्ट को भी ये डैमेज कर देता है। तो काफ़ी ज़्यादा जो मतलब एनिमल है उसको ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसके लीवर को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए ये जो डिजीज़ है इसके बारे में स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उस डिजीज़ को कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे फैसियोला हिपैटिका की। तो इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो फैसियोला हिपैटिका था वही फर्स्ट ट्रिमेटोड था जिसके बारे में जो मतलब ये पता चला कि ये डाइजेनेटिक होता है। सबसे पहले इसके बारे में स्टडी किया गया कि ये डाइजेनेटिक होता है। अब डाइजेनेटिक का क्या मतलब है? डाइजेनेटिक का मतलब होता है कि इसकी लाइफ साइकिल में दो होस्ट इन्वॉल्व होते हैं, यानी अपनी जो लाइफ हिस्ट्री है ये दो होस्ट में कंप्लीट करता है, ये डाइजेनेटिक होता है। ठीक है। तो इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो ये कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब ये होता है कि मोस्टली वर्ल्ड में मतलब काफी जगह पे ये पाया जाता है, और स्पेशली ये उन जगह पे पाया जाता है जहाँ पे शीप को पाला जाता है। जैसे भेड़ें जहाँ पे पाली जाती हैं उन एरियाज में तो ये बहुत ज़्यादा ही पाया जाता है, और वहाँ पे ये डिजीज़ कॉज करता है। आप ये लगा सकते हैं कि ये डिजीज़ इतनी खतरनाक होती है कि कभी कभी पूरी शीप जो होती है उसी को मारा जाता है, उसको किल किया जाता है, उसको मार दिया जाता है, जिससे कि ये जो डिजीज़ है वो आगे ज़्यादा ना फैले। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसके डाइजेनेटिक कैरेक्टर की, तो फर्स्ट होस्ट तो मैंने आपको बता दिया कि वर्टिब्रेट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। लेकिन जो इसका सेकेंडरी होस्ट होता है जिसको हम इंटरमीडिएटरी होस्ट भी बोलते हैं, वो कौन होता है? वो होता है गैस्ट्रोपोड। गैस्ट्रोपोड का मतलब क्या हो गया कि स्नेल्स जो कि घोंघे आपने देखे होंगे, तो वो इनके सेकेंडरी होस्ट होते हैं। तो कमाल की बात तो ये है कि इसकी लाइफ साइकिल में, अगर इसकी लाइफ साइकिल में सेकेंडरी होस्ट
तक ये ना जाए, मतलब अगर ये अपना फर्स्ट होस्ट को कंप्लीट करके, जहाँ पे उसको इन्फेक्शन जो भी कॉज करना है या फिर अपना जितना भी लाइफ का पार्ट फर्स्ट होस्ट में कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट करके ये जाता है सेकेंडरी होस्ट के पास। अगर इसको सेकेंडरी होस्ट वहां पे नहीं मिलता, यानी अगर इसको स्नेल के संपर्क में ये नहीं आएगा, तो इसकी लाइफ साइकिल ही कंप्लीट नहीं होगी। तो इस तरह से ये डाइजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका काफी इंपॉर्टेंट होता है कि इसको दो होस्ट चाहिए अपने जीवन चक्र को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, एंडोपैरासाइट है। अब ये लीवर में जाता है, लीवर में जाके जैसे कि टिश्यू के थ्रू ये लीवर में चला जाता है, जब लीवर में जाके ये बाइल डक्ट में जाता है, तो ये दो ऑर्गन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पे एक एंडोपैरासाइट की तरह रहता है, वहां पे चिपका रहता है आराम से, तो वहां पे ये फिर जाके उसको डिजीज कॉज करता है, जो मैंने आपको बताया फैसियोलियसिस कॉज करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एडल्ट लीवर फ्लूक होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, वो शीप में, यानी कि वर्टिब्रेट होस्ट में जो है वो एडल्ट लीवर फ्लूक पाए जाते हैं। यानी जो प्राइमरी होस्ट है इसके, जो वर्टिब्रेट है, जैसे कि शीप एक एग्जाम्पल है इसका। इसका मतलब ये नहीं है कि खाली शीप में ही पाया जाता है, इसको शीप लीवर फ्लूक कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा ये उसी में पाया जाता है, बट ये वर्टिब्रेट्स में और भी जैसे काउ में, मैन में भी पाया जाता है। तो जो प्राइमरी होस्ट है वहां पे ये कैसे रहता है, इसकी एडल्ट फॉर्म में रहता है। लेकिन जो इसका जो सेकेंडरी वहां पे जो ये डिजीज भी कॉज करता है, मैंने यहाँ पे लिखा है लीवर रॉट कॉज करता है, जिसको फैसियोलिसिस कहते हैं। तो ये किस में कॉज करता है, प्राइमरी होस्ट में। अब जब ये इंटरमीडिएटरी होस्ट में आता है तो वहां पे ये एडल्ट फॉर्म में तो नहीं रहता है, वहां पे ये बहुत सारे लार्वल फॉर्म्स में रहता है। अब वो कितनी लार्वल फॉर्म्स हैं हम आगे इसके बारे में भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें तो कौन होते हैं, स्नेल होते हैं, गैस्ट्रोपोड, जो कि लिम्निया, यहाँ पे मैंने आपको बताया लिम्निया, जो एक मतलब एक कॉमन आप जीनस समझ सकते हैं कि एक से गैस्ट्रोपोड के लिम्निया हो गया, और ये यहाँ पे प्लेनोरबिस हो गया, या फिर बोलिनस हो गया। इस तरह के जो जीनस है स्नेल के, उसमें उसको ये अपना सेकेंडरी होस्ट बनाता है, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर वैसे तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर आप देखेंगे इसको तो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, सिंपल, जिसमें माउथ है, ओरल सकर है, ओरल कोन, जो आपको एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये जो इसका ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कोन टाइप का ओरल कोन है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक छेद दिखाई दे रहा है, इसको गोनोपोर कहते हैं। उसके नीचे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको एसिटाबुलम कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक सकर टाइप का ही होता है, जैसे एक ओरल सकर हो गया, उसी तरह से आप इसको पोस्टीरियर सकर कह सकते हैं। तो यहाँ पे एसिटाबुलम है। उसके अलावा अगर देखें तो इसकी बॉडी में एक और छेद पाया जाता है जो कि ट्रू एनस तो वो नहीं होता, जैसे एनस होता है ना, जिससे अगर एनस है किसी की बॉडी में तो हम क्या मानते हैं कि उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, लेकिन वहां पे उसका एनस नहीं होता है। इसकी बॉडी में एक एक्सक्रीटरी पोर यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर है। एकदम से फटाफट देख लेते हैं क्या क्या है। तो शेप एंड साइज की बात करें तो बॉडी इसकी सॉफ्ट होती है, ओवल होती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, फ्लैट वॉर्म्स हैं, तो यहाँ पे जो बॉडी है वो उनकी फ्लैट रहेगी। लीफ लाइक, जैसे पत्ती की स्ट्रक्चर होती है ना, तो लीफ लाइक होती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, इसकी लेंथ तो ये 1.8 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है। मैक्सिमम विथ अगर इसकी जाती है तो 1.5 सेंटीमीटर तक जाती है। अब बॉडी जो है दोनों एंड पे इसकी जो है वो टेपर्स होती है, एंटीरियर एंड पे भी और पोस्टीरियर एंड पे भी, ठीक है। अब कलर जो है इसका वो पिंकिश टाइप का होता है। ओरल कोन और हेड लोब प्रेजेंट एट एंटीरियर एंड, तो मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पे जो है इसके, यहाँ पे ओरल कोन, यहाँ पे ये ओरल कोन प्रेजेंट है। इसका हेड टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है जहाँ पे आपको बीच में यहाँ पे ओरल सकर दिखाई देते हैं। इस तरह के ओरल सकर के बीच में आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, इसका माउथ दिखाई देगा, ठीक है। तो माउथ इज सिचुएटेड एट द सेंटर एंड बॉटम ऑफ अ कप शेप मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड एंटीरियर और ओरल सकर, जिसका डायामीटर जो है वो 1 मिलीमीटर तक होता है। बिहाइंड द ओरल सकर सिचुएटेड मिड वेंट्रली और पोस्टीरियर सकर, जिसको एसिटाबुलम कहते हैं। आप इसका नाम याद रख लीजिए, इसको हम एसिटाबुलम कहते हैं, जो कि पोस्टीरियर पार्ट में होता है। तो इस तरह से जो इसका इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे इसका एसिटाबुलम है, ये गोनोपोर है, यहाँ पे ओरल सकर, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ है नहीं इसके स्ट्रक्चर में।
इसकी बॉडी में कैसे अपर्चर होते हैं? 2 अपर्चर पाए जाते हैं इसकी बॉडी में। एक तो जेनिटल अपर्चर और जिसको गोनोपोर कहा जाता है। गोनोपोर मैंने अभी आपको दिखाया ऊपर, ये देख लीजिए दोबारा से आप इसको, यहाँ पे इसको गोनोपोर है, ये देखिए एक छोटा सा छेद आपको दिखाई दे रहा है, इसको गोनोपोर कहते हैं। तो गोनोपोर इसके ऊपर एक जो है अपर्चर है, जो कि मिड वेंट्रली होता है इन फ्रंट ऑफ एसिटाबुलम। अ सिंगल एक्सक्रीटरी पोर होता है लास्ट में, मैंने आपको बताई दिया। इसके अलावा इसमें क्या होता है ना कि ब्रीडिंग सीजन जब होता है उस टाइम पे इसमें लॉरर्स कैनाल अपीयर हो जाती हैं। तो ये लॉरर्स कैनाल जो है वो कहाँ पे होती हैं? उसकी डॉर्सल सरफेस पे। अभी हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये इसका वेंट्रल सरफेस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज वेंट्रल सरफेस। इसके ऑपोजिट जो है इसकी डॉर्सल सरफेस है। तो वहां पे आपको क्या दिखाई देने लग जाएंगी? लॉरल्स कैनाल। जब इसका जो है ब्रीडिंग सीजन होगा, जब इनको कॉपुलेशन करना होगा, तो वहां पे लॉरल्स कैनाल दिखाई देंगी। लॉरल्स कैनाल जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर होती हैं, कॉपुलेशन में हेल्प करती हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल गॉनेट्स को मीट करने में, स्पर्म एंड ओवा के मीट करने में वहां पे हेल्प करती हैं। कौन? लॉरल्स कैनाल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो कहाँ अपीयर होती हैं? डॉर्सल सरफेस पे अपीयर होती हैं लॉरल्स कैनाल। कहाँ पे? ब्रीडिंग सीजन में। ओके, तो ये टेम्पररी ओपनिंग है, दिस इज नॉट परमानेंट ओपनिंग, मतलब कि वो हमेशा से नहीं रहती हैं उसकी बॉडी पे, टेम्पररी होती हैं। जब ब्रीडिंग सीजन होता है उसी वक्त वहां पे दिखाई देंगी। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। एनस जो होता है एब्सेंट होता है इसमें। स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसकी बॉडी में अटैच रहते हैं, जिससे क्या होता है इन स्केल्स के हेल्प से ये जो है अटैच करके रखता है अपनी बॉडी को भी। ठीक है, और ये स्केल्स जो है उसको वहां पे लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। थोड़ा पेन ठीक नहीं चल रहा है मेरा आज। लोकोमोशन में हेल्प करते हैं किसको? हाँ, इसको आपके फ्लूक को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बॉडी वॉल की। तो बॉडी वॉल जो है सिंपल आपको याद रखना है, बॉडी वॉल के बारे में 4 चीजें याद रखनी है। टेगमेंट याद रखना है, बेसमेंट मेम्ब्रेन याद रखनी है, मस्कुलेचर एंड मीजनकाइम। तो टेगमेंट जो है इसकी आउटर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये टेगमेंट, जिसको मतलब पहले ऐसा सोचा गया था कि जो टेगमेंट है वो नॉन लिविंग होती है, उसमें सेल्स नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जब बाद में इसको अच्छे से स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि जो टेगमेंट है वो नॉन लिविंग नहीं होती। वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है, तो वहां पे जो है लिविंग स्ट्रक्चर्स, लिविंग सेल ऑर्गेनेल्स दिखाई दिए। तो पता चला कि वो जो है एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि वहां पे जो है एक सिंसिटल, यानी कि बहुत सारे सेल जो है वो एक साथ विदाउट सेल मेम्ब्रेन जैसे होता है, तो वहां पे वो पाए जाते हैं। तो एक सिंसिटल स्ट्रक्चर होती है टेगमेंट, जो कि एक उसको प्रोटेक्ट करती है लीवर फ्लूक को, काफी ज्यादा उसको जो है रेजिडिटी प्रोवाइड कराती है, जिससे कि जो फ्लूक है वो होस्ट के जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उससे बचा रह सके। तो टेगमेंट में काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे वो हेल्प करती है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेगमेंट है इसमें आपको क्यूटिकल लिखा है, तो उसके अलावा यहाँ पे स्पिन्यूल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप के स्पाइन टाइप के, कांटे टाइप के यहाँ पे स्पिन्यूल्स स्ट्रक्चर्स हैं जो कि टेगमेंट में पाए जाते हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं आपको। थिक टफ नॉन सिलिएटेड होती है, सीलिया नहीं पाए जाते हैं इसमें। साइटोप्लाज्मिक सिंसाइटियम, ठीक है, कैपेबल ऑफ टॉलरेटिंग द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, आइडियल बॉडी कवरिंग ऑफ एन एंडोपेरासाइट। क्योंकि ये एंडोपेरासाइट की बॉडी के लिए आइडल बॉडी कवरिंग है, उसको प्रोटेक्ट करती है काफी सारे डाइजेस्टिव जूसेस से, इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट है। कंटेन ऑल ओवर न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक एंड ब्रॉड बैकवर्डली डायरेक्टेड स्पिक्यूल्स, स्पाइन्स और स्केल्स या स्पाइन्यूल्स, ये सब इसको बोलते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर। तो ये इसके टेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, जो कि उसको हेल्प करते हैं फ्लूक को, किसके लिए? कि वो अपने आप को मतलब अपने आप को कहीं चिपका के रख सके उसकी होस्ट की बॉडी से या होस्ट के टिश्यूज के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन की। तो जो फ्लूक की बॉडी के जो सेकंड मेम्ब्रेन की बात करते हैं, अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें, तो फर्स्ट हमने बात करी टेगमेंट की, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन की। तो कैसी होती है? थिन होती है, वेल डिफाइंड थिन होती है। यहाँ पे आप पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो कैसी होती है? थिन होती है, वेल डिफाइंड, एसिडोफिलिक होती है, इनसाइड इट इंटेगमेंटरी मसल्स आर प्रेजेंट। तो
मेन जो चीज है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसमें ये आपके इंटेगमेंट्री मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मस्कुलेचर जो है इंक्लूड्स आउटर सर्कुलर, नेक्स्ट लेयर जो आती है वो है मस्कुलेचर, जिसको बोलते हैं इट इंक्लूड्स आउटर सर्कुलर लेयर एंड इनर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। तो आप इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे सर्कुलर मसल दिख रहे हैं आपको और अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स दिख रहे हैं। तो ये मस्कुलेचर होता है, मसल्स को बनाता है उसके फ्लूक के बॉडी के। नेक्स्ट आती है मीजनकाइम और पेरेनकाइम। तो मीजनकाइम और पेरेनकाइम जो लेयर है एक्चुअली में ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती है, यानी कि आप सब कह सकते हैं कि जो थर्ड लेयर है, क्योंकि ट्रिपल ब्लास्टिक होते हैं तो यहाँ पे हमने थर्ड लेयर के बारे में भी पढ़ा है। तो मीजोडर्मल होती है ओरिजिन में, सराउंड्स द वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स। और क्या करती है, ये काफी सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, उन सबके चारों ओर ये पाई जाती है। Serving as a sort of packaging material between them, also works on the place of blood vascular system। तो यहाँ पे जो ये मेम्ब्रेन है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का भी काम करती है, क्योंकि उसकी बॉडी में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम तो नहीं होता। तो जितने भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है वो किसके थ्रू होता है, वो मीजनकाइम या पेरेनकाइमा जो लेयर है उसके थ्रू ही पाया जाता है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं फ्लूक के डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो जनरली जो फ्लूक की एलिमेंट्री कैनाल होती है वो इनकम्प्लीट होती है। कैसी होती है? इनकम्प्लीट होती है, यानी कि जो उसकी बॉडी में एनस नाम की कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो फ्लूक की बॉडी की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इनकम्प्लीट होती है। अब एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं फ्लूक के पास में, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डायग्राम में कि यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक आपको माउथ दिखाई दे रहा है, जहां से किसी भी कोई भी एलिमेंट्री कैनाल का जो है स्टार्ट होता है माउथ से। तो माउथ होता है, माउथ के बाद में आपको एक मस्कुलर फेरिंग्स स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मस्कुलर फेरिंग्स आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में जो स्ट्रक्चर है वो ऊसोफेगस है। ठीक है, ऊसोफेगस जो है आगे जाके जो है वो इंटेस्टाइन में डिवाइड हो जा रहा है। इंटेस्टाइन आप पूरी उसकी बॉडी में देख सकते हैं, इस डायग्राम में बहुत साफ साफ दिखाई दे रही है। तो इंटेस्टाइन जो है वो इस तरह से पूरी बॉडी में जो है वो फैली रहती है। इंटेस्टाइन जो है इसको जनरली आप कह सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन है, तो क्योंकि ये काफी बड़ी होती है और फ्लूक की बॉडी में इस तरह से जो इंटेस्टाइन है वो छोटे छोटे इस तरह के ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको सीका बोलते हैं या फिर उसको डायवर्टिकुला भी बोलते हैं। तो इस तरह से जो फ्लूक का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इस तरह का दिखाई देता है। तो फ्लूक जो है वो किस तरह से जो है उसको मतलब किस तरह से वो डाइजेशन करता है, तो डाइजेशन जो है उसका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, यानी इंटेस्टाइन में उसका खाना जो है वो पच जाता है। उसके बाद जो मीजनकाइम में जाके वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो अब जो फ्लूक है वो क्या क्या खाता है, ये वाली बात चलती है। तो फ्लूक जो है वो क्या खाएगा, बाइल खाएगा। अब जो है वो कहाँ है, वो बाइल डक्ट में है, लीवर में है, तो वो क्या खाएगा, वो टिश्यू को इन्वेट करेगा और जो खुचे पुचे जो टिश्यूज वगैरह के जो पार्टिकल्स हैं वो सब खाएगा। उसके अलावा फ्लूक जो है वो जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, तो इस तरह के जो मोनोसेकेराइड्स हैं इजीली जो अवेलेबल होते हैं, तो उनको वो अपनी बॉडी के सरफेस से एब्जॉर्ब करने की भी कैपेसिटी रखता है। तो ये फ्लूक की कुछ स्पेशल मतलब कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के, कि वो जनरल बॉडी सरफेस से भी अपने टेगमेंट के थ्रू भी जो है वो एब्जॉर्प्शन कर लेता है, और दूसरा कि वो अपने जो इंटेस्टाइन है उसके थ्रू भी वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के थ्रू अपना खाना जो है वो आराम से पचा लेता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, इसकी इनकम्प्लीट होती है, विदाउट एनस होती है। आप इस चीज को ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाता है। अब डाइजेशन उसका एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। वेस्ट मटेरियल जो है उसकी बॉडी से कैसे इजेस्ट हो जाता है, थ्रू माउथ, या तो माउथ के थ्रू इजेस्ट हो जाता है या फिर डिफ्यूज इनटू द सराउंडिंग मीजनकाइम, या मीजनकाइम जो उसकी बॉडी की है उसमें जाके वो डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज होने के बाद में क्या होगा, जो हम बात करेंगे अब उसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम में, कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाके वो किस तरह से उसके बॉडी से बाहर जाएगा। ठीक है, तो अभी हम उससे पहले बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन की। तो फ्लूक की बॉडी में रेस्पिरेशन कैसा होता है, तो फ्लूक का जो रेस्पिरेशन है जनरली वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर है उसको ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ज्यादा नहीं मिल रही है जितनी उसको मिलनी चाहिए। तो वहां पे उसका एक एडेप्टेशन है कि वो कैसा करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो फ्लूक जो है या प्लेटीहेल्मिन्थीज है उनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि वहां पे फ्लेम सेल्स हमने पढ़ा है, काफी टाइम से हम पढ़ रहे हैं इस नाम को, प्रोटोनेफ्रेडिया है, फ्लेम सेल्स है प्लेटीहेल्मिन्थीज के स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो किस तरह से फ्लूक को हेल्प करते हैं एक्सक्रेशन में, ये आज हम इसके डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से ये
सबसे पहले आप इस डायग्राम को देख लीजिए। तो यहाँ पे जो आप फ्लेम सेल दिखाई दे रहे हैं, तो फ्लेम सेल क्या है ये देख लीजिए आप। फ्लेम सेल्स, ये जो आपको ब्रांचेस छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे इसके क्या हैं, ये फ्लेम सेल्स हैं। हम इसको प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम में देख रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फ्लेम सेल्स का पूरा सिस्टम है। तो फ्लेम सेल्स को प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं, इसीलिए फ्लेम सेल सिस्टम या प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम एक ही बात है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत सारे फ्लेम सेल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये फ्लेम सेल्स जो हैं जो क्या करते हैं, आगे जाके कैपिलरीज में जाके अपना जो भी इन्होंने एब्जॉर्प्शन किया होता है एक्सक्रीशन में, वो सारा जो चीजें हैं वो जाके अपनी कैपिलरी में डालते हैं। कैपिलरी से ये सब चीजें कहाँ जाती हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जाती हैं। ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से आगे जाके ये कैसे जाती हैं, ट्रंक में जाती हैं। ट्रंक के बाद वो जाके किस तरह से बॉडी से उसकी बाहर, ये जो मेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रेटरी कैनाल है इसके थ्रू वो मेन सिस्टम में आती हैं, और उसके बाद या तो वो माउथ के थ्रू बाहर चली जाती है, या फिर एक्सक्रेटरी पोर जो है उसके थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है, जो भी एक्सक्रीशन उसका होगा। ठीक है, तो ये कंसिस्ट ऑफ फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया विच आर मॉडिफाइड मीजनकाइमल सेल्स। तो फ्लेम सेल्स क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स जो है वो मॉडिफाइड मीजनकाइमल सेल्स होते हैं। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो होता है इसकी बॉडी का, वो मेनली फैटी एसिड्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ये तीन जो है इसके मेन जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हैं इसकी बॉडी के, जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हैं दे diffuses into the protonephridia from the surrounding mesenchyme। तो जो surrounding mesenchyme जिसने की absorption, मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन के प्रोसेस में जो उस mesenchyme है उसमें absorption हो जाता है फूड का, तो उसके बाद क्या होगा, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा या फिर वेस्ट मटेरियल जो भी निकलेगा उसका, तो वो किसके थ्रू बाहर जाएगा, वो फ्लेम सेल में आने के बाद वो बॉडी से उसकी बाहर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रख लीजिए, इससे पहले मैं आपको इसका डायग्रामेटिक व्यू भी बता देती हूँ कि जो फ्लेम्स, इनका जो मतलब एक क्या बोलेंगे, इसका जो रूट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो किस तरह का होता है। तो वहां पे क्या होता है, फ्लेम सेल्स जो है वहां से जो एक्सक्रेशन है वो कहाँ जाएगा, कैपिलरीज में जाएगा। कैपिलरीज के बाद में वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जाएगा। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के बाद में जाने के बाद वो कहाँ जाएगा, ट्विक्स में जाएगा। ट्विक्स से वो वेसल्स में आएगा, वेसल्स से ट्रंक में, ट्रंक से मेन डक्ट में, देन एक्सक्रेटरी पोर के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रूट मैप है, आप एक जनरल व्यू ले सकते हैं कि किस तरह से जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रेटरी मटेरियल है, फ्लूक की बॉडी से बाहर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और दिखा देती हूँ मैं आपको कि फ्लेम सेल का जो मेन स्ट्रक्चर है वो इस तरह का दिखाई देता है। ये है फ्लेम सेल। तो फ्लेम सेल, अगर सिंगल सेल की बात करें, यहाँ तो पूरी ब्रांचेस आपने ऊपर, यहाँ पे आपने पूरी ब्रांचेस देखी हैं, लेकिन अगर आप सिंगल सेल की बात करो तो कैसा होता है, इस तरह का दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको स्यूडोपोडिया दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, बेसल ग्रेन्यूल्स हैं, यहाँ पे फ्लेम क्या बोलते हैं, सिलियरी फ्लेम्स हैं। इन सिलियरी फ्लेम की वजह से ही कहीं ना कहीं इसका नाम जो है वो फ्लेम सेल पड़ा है, क्योंकि जैसे आग की लपटें होती हैं, फ्लेम्स होती है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे ये भी फ्लेम्स की तरह दिखाई देते हैं, ये सिलियरी सेल्स, तो ये इसका नाम है फ्लेम सेल्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है फ्लेम सेल का, ये एब्जॉर्प्शन कर लेता है, देन जो इसका एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वो आगे जो है वो इस रूट के थ्रू उसकी बॉडी से बाहर चला जाता है। अब एक चीज इसमें और आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम है या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो मतलब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है फ्लूक का, वहाँ पे जो प्रोटोनेफ्रिडियल सेल्स हैं वो बेसिकली वहाँ पे दो टाइप का काम करेंगे। यहाँ पे आपको दो टाइप का काम करता है ये प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम। एक तो एक्सक्रेटरी काम तो करता ही करता है, उसके साथ साथ ये ऑस्मो रेगुलेटरी भी होते हैं। ऑस्मो रेगुलेटरी का क्या मतलब है कि उसकी बॉडी में जो वाटर बैलेंस है वो उसको भी मेंटेन करने में कहीं ना कहीं उसकी हेल्प करते हैं। तो अगर एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि जो ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो कौन सा होता है इसमें लीवर फ्लूक में, तो फिर आप उसको वहां पे बिना कुछ सोचे समझे आप दे सकते हैं कि प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम जो है वो उसका ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम की तरह वहां पे काम करता है, यानी कि फ्लूक की बॉडी में वाटर बैलेंस का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नर्वस सिस्टम की। तो फ्लूक की बॉडी का नर्वस सिस्टम कैसा होता है, नर्वस सिस्टम जनरली यहाँ पे कैसा होता है, ब्रेन होता है इसके पास में, और
कॉलर और रिंग या सेरिब्रल रिंग इसके माउथ के पास में लगा होता है, जिससे कि उसके अराउंड द फेरिंग्स होता है, एंड बियर्स अ पेयर ऑफ लेटरल सेरिब्रल गैंग्लिया एंड अ वेंट्रल गैंग्लियन। यानी कि उसकी बॉडी में जो है एक सेंसरी सिस्टम, सॉरी नर्वस सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा इसमें डेवलप टाइप का होता है। हाँ, एक चीज ध्यान रखनी है कि इसके अंदर सेंस ऑर्गन नहीं होते, क्योंकि ये क्या है, एक एंडोपैरासाइट है, तो एक एंडोपैरासाइट को वहां पे सेंस ऑर्गन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वजह से इसकी बॉडी में सेंस ऑर्गन कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, और जो इसका नर्वस सिस्टम है वो काफी अच्छा डेवलप होता है, यानी इसके पास ब्रेन भी होता है और इसके पास में गैंग्लियन भी होते हैं, सेरिब्रल गैंग्लियन एंड अ वेंट्रल गैंग्लियन। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख लीजिए। तो हमने बात कर ली नर्वस सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो आगे का जो वीडियो है हम पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये काफी लेंदी हो जा रहा है तो आप थोड़ा सा बोर फील करेंगे। तो इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं डिटेल में इन पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।